जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए अपने पास से एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसको नाम दिया जाता है डिबेंचर। तो जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे डिबेंचर की। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैं आपको कवर कराने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहां पर मैंने एक टर्म बोली डिबेंचर। तो डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी मार्केट से फंड कलेक्ट करने के लिए अपने पास से इशू करती है, उसे पब्लिक परचेज करती है। मान लो कंपनी का ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैंने यहां पर नाम दिया है डिबेंचर। कंपनी ने ये क्या किया, इशू करा। इस इशू करे हुए डिबेंचर को इस पब्लिक ने खरीदा। पब्लिक ने जब इससे खरीदा तो पब्लिक ने क्या किया, इसको कंपनी को पैसे दिए। तो यहां पर कंपनी ने पब्लिक से पैसे बोरो करे हैं। तो जिसने शेयर चैप्टर पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, समझ रखा होगा, उसको ये बिल्कुल बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब यहां पर सवाल ये आता है कि डिबेंचर इशू करने से और पब्लिक के खरीदने से पब्लिक को क्या फायदा है। तो बच्चों, जब भी कंपनी बाहर से फंड बोरो करती है, यानी कि पब्लिक से फंड बोरो करती है, वो एक लोन के फॉर्म में कंसीडर करा जाता है। क्यों लोन की फॉर्म में कंसीडर करा जाता है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर फिर उस कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा किसके पास है? कंपनी के पास है। ऑफ द कंपनी कैरिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर बदले में कंपनी को क्या करना पड़ता है? डिबेंचर का एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक को देना पड़ता है। तो हर 6 महीने में क्या करती है कंपनी? फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ पब्लिक को यह हर 6 महीने में प्रोवाइड कराती है। और जो इनका प्रिंसिपल अमाउंट है, जिस अमाउंट से इन्होंने डिबेंचर को परचेज किया है, वो उनका एज इट इज खड़ा रहता है। दूसरी चीज, इस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को दूसरा नाम कूपन रेट भी दिया जाता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप समझ ही रहे हैं, लेकिन यहां पर दूसरी इसको टर्म में कूपन रेट के नाम से भी बुलाया जाता है। चलिए सर, डिबेंचर इशू भी कर दिए, कंपनी बदले में पब्लिक को इंटरेस्ट भी दे रही है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर, डिबेंचर रिडीम आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। डिबेंचर एक सीमित समय के लिए इशू करे जाते हैं जैसे ही उनका टाइम कंप्लीट होता है। मान लो कंपनी ने 5 साल के लिए डिबेंचर इशू करे, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत सिर्फ 5 साल तक के लिए ही थी। जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, कंपनी क्या करेगी? अपने डिबेंचर वापस ले लेगी और जो पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक को वापस दे देगी। बट इस दौरान जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 सालों तक, वो हर 6 महीने में कंपनी देती रहेगी। अब ये डिपेंड करता है वो कितने परसेंट वाले डिबेंचर है। तो डिबेंचर का नाम होता है जस्ट लाइक 10% डिबेंचर, ठीक है, या 9% डिबेंचर। जब आप चैप्टर के अंदर आएंगे तो आप इस चीज को देखेंगे कि डिबेंचर एक परसेंटेज आगे लगा हुआ होता है, परसेंटेज डिबेंचर, उससे डिसाइड करा जाता है कि पब्लिक को कितने परसेंट का इंटरेस्ट दिया जाना है। डिबेंचर बच्चों 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। दोनों की खास बात ये होती है, जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उस सिचुएशन में, मान लो ये आपने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने आपको बदले में डिबेंचर दिए, ये बात यहां तक समझ आ गई। बट इसी के साथ साथ आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो उस सिचुएशन में कंपनी से आप क्या बोलोगे कि कंपनी आप मुझे अपनी एक एसेट दे दो, जिससे कि कल को अगर आप भाग गए तो मैं उस एसेट को बेचकर क्या करूंगा? अपना पैसा पूरा कर लूंगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर उस सिचुएशन में कंपनी से लिए जाते हैं। मान लो कोई कंपनी है, आप एग्जांपल के तौर पे इसको कह सकते हो हिंडाई कंपनी है। तो इस कंपनी ने मार्केट में जब डिबेंचर इशू करे, पब्लिक ने उनको परचेज करा, तो आपको क्या लगता है ये कंपनी किसी को अपनी एसेट को मॉर्गेज पर देगी, किसी को एज अ सिक्योरिटी पे देगी? इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट में नाम इतना अच्छा है, इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं अपनी फर्म की, अपनी कंपनी की कोई एसेट किसी को सिक्योरिटी तौर पर दूं, क्योंकि ये अपने नाम के बेसिस पर काम करती है और ये मार्केट में प्रॉफिट अगर पिछले 5 सालों से बहुत अच्छा बना रही है, तो जैसे ये डिबेंचर इशू करेगी, इसके अपनी 5 स्टार रेटिंग के हिसाब से, 4 स्टार रेटिंग के हिसाब से मार्केट में ऑटोमेटिकली डिबेंचर खरीद लिए जाएंगे पब्लिक के द्वारा। तो इस टाइप के डिबेंचर्स को बोला जाता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अब कंपनी जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड कर रही है?
उनको पेबल डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट तो दे ही रही है, जितने परसेंट भी इंटरेस्ट रेट उस डिबेंचर का सेट करा गया, बट उसी के साथ साथ कंपनी को यहाँ पर ये ध्यान में रखना होता है कि जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब ये चीज आपको पहले चैप्टर के अंदर पढ़ाई गई है, मैंने आपको बताया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर ये होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो, ठीक है, या फिर लॉस हो, तो प्रॉफिट की सिचुएशन में तो ये इंटरेस्ट पे करेगी, लॉस की सिचुएशन में भी इसे कहीं से भी लाकर कंपनी को उन डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट डिबेंचर का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, डिबेंचर होल्डर डू नॉट इंजॉय वोटिंग राइट। अब यहाँ पर देखो दो बातें आती हैं। पहली बात ये कहती है अगर इसी जगह पर कंपनी ने शेयर इशू करे होते और पब्लिक ने शेयर परचेज करे होते तो वहां पर शेयर होल्डर को एक वोटिंग राइट मिलता, वो कंपनी के अंदर वोटिंग राइट हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहीं डिबेंचर्स को किसी भी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, यहां पर ये कोई भी इंजॉय नहीं करते कि वो कंपनी के अंदर किसी भी तरीके का अपना इंटरफेयर करे। तो ये पॉइंट मैंने अभी बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल इवन इफ देयर इज लॉस। कंपनी को डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो भी परसेंटेज डिसाइडेड है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंपनी को किसी सिचुएशन में लॉस हो गया तो इस सिचुएशन में भी कंपनी को ये पे करना ही पड़ेगा। अब यहां पर सवाल ये आता है क्या हम अपने डिबेंचर्स को सेल कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेल कर सकते हैं। अपने ब्रोकर के थ्रू आप अपने डिबेंचर्स को सेल कर सकते हैं, जैसे आप अपने शेयर्स को सेल करते हैं और परचेज करते हैं, सेम इसी तरीके से डिबेंचर को भी बेचा और खरीदा जा सकता है। अब डिबेंचर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो डिबेंचर्स कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जस्ट लाइक ट्रांसफेरेबिलिटी और रिकॉर्ड्स। तो ट्रांसफेरेबिलिटी और रिकॉर्ड्स, यहाँ पर एक डिबेंचर ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफर करा जा सकता है और एक डिबेंचर ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। जो ट्रांसफरेबिलिटी वाले डिबेंचर्स होते हैं उनको दूसरी लैंग्वेज में बताऊं आपको रजिस्टर्ड डिबेंचर बोला जाता है, और जो रिकॉर्ड्स वाले डिबेंचर होते हैं उनको बोला जाता है बियरर डिबेंचर। दोनों में फर्क क्या होता है? जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं ये कंपनी के अंदर एक रजिस्टर्ड में नोट डाउन होते हैं, लिखे हुए होते हैं, यानी कि कंपनी के पास इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है कि ये डिबेंचर हमारा किसने मतलब उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, किस बंदे ने खरीदा था, कितने साल पहले खरीदा था, सारे रिकॉर्ड्स उसके अंदर रजिस्टर्ड में मेंटेन करे जाते हैं। वहीं बियरर डिबेंचर में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, सिंपल एक डिबेंचर को इशू करा जाता है, उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं होता, कोई अता नहीं होता, कोई पता नहीं होता। तो इसका मतलब जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं, अगर कल को ये रिडम्पशन की बात आती है, कंपनी कहती है कि लाओ डिबेंचर लेकर आओ और अपना पैसा लेकर जाओ, तो उस सिचुएशन में उसी व्यक्ति को वहां पर लेकर जाना पड़ेगा उस डिबेंचर को जिसका वो है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बियरर डिबेंचर को कोई भी उठाएगा। अगर आपने अपने हाथ में डिबेंचर ले लिया तो इस टाइम आप उस डिबेंचर के मालिक हैं। दूसरी कैटेगरी के जो डिबेंचर होते हैं वो होते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिबेंचर। तो रिडीमेबल और इररिडीमेबल में डिफरेंस क्या होता है? जो रिडीमेबल होते हैं वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम कर लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। कंपनी कहती है कि मैंने 5 साल के लिए इशू करे हैं, 5 साल के बाद मैं इनको रिडीम कर लूंगी, ठीक है। मैक्सिमम मैंने आपको कितना टाइम बताया था? 10 ईयर्स। 10 साल से ज्यादा कोई भी कंपनी इसको नहीं मतलब छोड़ सकती है, 10 साल के अंदर अंदर उसको रिडीम करने ही पड़ेंगे। बट यहां पर दूसरी तरफ बात आती है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो ये इंडिया के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है जब तक कोई कंपनी चल रही है तब तक तो है ही है उसके इशू डिबेंचर, जब तक ये कंपनी बंद नहीं हो जाती, यानी कि ये कंपनी अपने डिबेंचर्स रिडीम नहीं करेगी, इसलिए इनको बोला जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे डिबेंचर चैप्टर के ये टॉपिक मैंने आपको पूरा का पूरा मतलब थ्योरीज के अंदर कवर कराने की कोशिश करी है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। नहीं आई है तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके मेरे को बता सकते हो कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ आया, फिर देखते हैं उसका क्या करना है। बाकी अब से आगे की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है उनको और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।